आज हम बात करने वाले हैं रीना सिंधु केस की। ये कहानी शुरू होती है 5 जून 2025 से। सुबह का वक्त था। उत्तराखंड के कोटाद्वार पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। कॉल करने वाले की आवाज़ काफ़ी घबराई हुई थी। उसने बताया कि कोटाद्वार शहर के पास एक सुनसान सड़क के नीचे गहरी खाई में एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही कोटाद्वार पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस खाई के नीचे उतरती है तो उनके सामने एक आदमी का शरीर पड़ा होता है। लाश की हालत नॉर्मल नहीं थी। कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे और शव पूरा लहूलुहान था। बॉडी की हालत देखकर पहले कुछ पल के लिए ये लगता है कि शायद कोई हादसा हुआ होगा। हो सकता है कोई गाड़ी से फिसल कर सीधा खाई में गिर गया हो। लेकिन जैसे जैसे पुलिस बॉडी को ध्यान से चेक करती है वैसे वैसे ये थ्योरी कमज़ोर पड़ती जाती है। सर पर चोट के निशान थे। सीने और पसलियों पर एक बड़ा सा छेद था और शरीर पर गहरे घाव दिख रहे थे। ये सिर्फ गिरने के निशान बिल्कुल नहीं लग रहे थे। पुलिस बिना वक्त गंवाए लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज देती है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है पुलिस पहचान करने की शुरुआती कार्रवाई शुरू करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी काम का नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है इस केस का पूरा रुख बदल जाता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि डेड बॉडी पर लगभग 18 जगह गहरे घाव के निशान हैं। सीने की हड्डियां और पसलियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं। भीतरी अंग भी बुरी तरीके से चोटिल हालत में है। बॉडी का लगभग पूरा खून भी बह चुका था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक बहुत ही क्रूर हत्या थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये आदमी है कौन। बॉडी के पास से कोई मोबाइल फ़ोन नहीं मिला था, कोई आईडी प्रूफ नहीं था। बस जेब से हरिद्वार के गेस्ट हाउस की रिसिप्ट मिली थी। तो पुलिस ने आसपास के थानों में मिसिंग पर्सन्स का रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में किसी भी केस से डेड बॉडी मैच नहीं होती है। इसी बीच एक अजीब चीज़ होती है। दो अलग अलग महिलाएं कोटद्वार पुलिस स्टेशन आती हैं। दोनों का कहना होता है कि ये लाश उनके पति की है। पुलिस जब डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ मांगती है तो दोनों के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, ना लीगल पेपर्स ना फैमिली वेरिफिकेशन। इसीलिए पुलिस दोनों के दावों को रिजेक्ट कर देती है। दिन बीतने लगते हैं और डेड बॉडी अभी भी लावारिस ही रहती है। अब पुलिस अपना लास्ट ऑप्शन यूज़ करती है। डेड बॉडी पर मिले कपड़े, फिजिकल डिस्क्रिप्शन और अप्रॉक्सीमेट एज के साथ सारी डिटेल्स लोकल न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर पब्लिश करवा दी जाती हैं। यहीं से इस कहानी में असली मोड़ आता है। दिल्ली में रहने वाले राजेश कुमार की नज़र इस न्यूज़ पर पड़ती है। कपड़ों का डिस्क्रिप्शन, हाइट और एज एस्टीमेट राजेश को अंदर से हिला देता है। राजेश का छोटा भाई रविंद्र कुमार कुछ दिनों से कांटेक्ट में नहीं था। नॉर्मली दोनों भाई हर एक दो हफ्ते में बात कर लिया करते थे, लेकिन इस बार फ़ोन बंद आ रहा था। राजेश ने अपनी भाभी यानी कि रविंद्र की पत्नी रीना सिंधु से बात की। रीना ने हल्के में कह दिया कि रविंद्र किसी काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन राजेश को यह जवाब बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लगा। उसके मन में शक बैठ चुका था। अखबार में छपी फोटो और डिटेल्स को देखकर राजेश को लगने लगा कि जो लाश मिली है वो शायद उसके भाई रविंद्र की ही हो सकती है। इसी शक के साथ राजेश 17 जून 2025 को सीधा कोटाद्वार पहुंचता है। कोटाद्वार पुलिस स्टेशन में वो अपने भाई रविंद्र कुमार की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। साथ ही वो पुलिस के सामने रीना सिंधु पर सीधा आरोप भी लगाता है। अब पुलिस जब उस लावारिस लाश को राजेश कुमार को दिखाती है तो राजेश उसे देखते ही रोने लगता है। फिर राजेश पुलिस को बताता है कि ये लाश उसके भाई रविंद्र की ही है। राजेश कुमार रीना सिंधु के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाता है। वो अपनी कंप्लेंट में रविंद्र की हत्या का उस पर आरोप लगाता है। अब पुलिस के पास शव की पहचान थी, शक करने के लिए एक नाम भी था, तो इन्वेस्टिगेशन पूरी रफ्तार में आगे बढ़ाई जाती है। पुलिस राजेश से डिटेल में बात करती है और रविंद्र कुमार के बारे में पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालनी शुरू करती है। राजेश बताता है कि रविंद्र कुमार दिल्ली के राजकोरी एरिया का रहने वाला था। उसका परिवार काफ़ी समय से दिल्ली में ही रह रहा था और वहाँ उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी। कुछ साल पहले भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ था। बंटवारे के बाद भी रविंद्र के हिस्से में काफ़ी ज़मीन और काफ़ी मकान आए थे। पुलिस जब रविंद्र का पास चेक करती है तो पता चलता है कि रविंद्र एक प्रैक्टिकल आदमी था, बिजनेस माइंडेड, पैसों और जायदाद पर फोकस करने वाला। रविंद्र की पहली शादी आशा कुमारी नाम की एक महिला से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम हर्षित रखा गया। शुरुआत में पारिवारिक जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे रविंद्र और आशा के बीच तनाव बढ़ने लगा। झगड़े इतने बढ़ गए कि एक दिन रविंद्र अपनी पहली पत्नी और बेटे को दिल्ली में छोड़कर हरिद्वार चला गया। अब पुलिस आगे की जानकारी के लिए रीना सिंधु से कांटेक्ट करती है
और रीना सिंधु से कांटेक्ट होने पर पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुला लेती है। पूछताछ में रीना पुलिस को बताती है कि हरिद्वार में ही रहने के दौरान रविंद्र की रीना सिंधु से मुलाकात हुई थी। रीना रविंद्र से उम्र में लगभग 20 साल छोटी थी, लेकिन बातों में अच्छी थी और खूबसूरत भी दिखती थी। दोनों के बीच पहले बातचीत होती है और फिर ये बातचीत धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदल जाती है। रीना के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रविंद्र पहले से ही शादीशुदा था। उसके बावजूद भी रविंद्र और रीना साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। कुछ समय तक तो ये रिलेशनशिप छुपा रहता है। फिर साल 2011 में रविंद्र रीना सिंधु से शादी कर लेता है। ये शादी बिना पहली पत्नी से लीगल डाइवोर्स लिए हुई थी। शादी के बाद शुरुआत में रीना दिल्ली में एक किराए के घर में रहती है, लेकिन जैसे ही लोगों को रविंद्र की दूसरी शादी का पता चलता है, माहौल बदलने लगता है। रविंद्र पे परिवार का दबाव पड़ता है और सवाल उठने लगते हैं। इसी दौरान रीना रविंद्र पर दिल्ली छोड़ने का दबाव बनाती है। रीना असल में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली थी। इसी वजह से वो रविंद्र को मुरादाबाद में घर लेने के लिए मना रही थी और वो मना भी लेती है। रविंद्र के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, इसलिए वो दिल्ली की अपनी ज़मीन और घर बेच देता है। उन पैसों से वो मुरादाबाद के एक नामचीन इलाके में लगभग 3 करोड़ रुपए का एक बंगला खरीद लेता है। बंगला रीना के नाम पर नहीं होता, लेकिन पूरा कंट्रोल रीना के ही हाथ में जाता है। रीना एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट थी। बंगले के ग्राउंड फ्लोर पर वो अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक खोलती है और फर्स्ट फ्लोर पर वो एक ब्यूटी पार्लर शुरू करती है। धीरे धीरे दोनों बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगते हैं। रीना की उनसे अच्छी खासी इनकम भी होने लगती है। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, अच्छा घर, चलता हुआ बिजनेस और एक अच्छी ज़िंदगी। लेकिन अंदर ही अंदर रविंद्र की ज़िंदगी फिर से बिगड़ने लगती है। उसका खुद का बिजनेस नुकसान में जाने लगता है। गलत फैसले और मार्केट लॉस के चलते रविंद्र पर काफ़ी कर्जा भी चढ़ जाता है। रीना बताती है कि रविंद्र का 18 लाख रुपए का एक चेक बाउंस हो गया था। चेक बाउंस के केस में कोर्ट ने रविंद्र को 6 महीने की जेल और भारी फाइन की सज़ा सुनाई थी। उस फाइन को भरने के लिए रविंद्र को कई लोगों से कर्जा लेना पड़ा था। अब कर्ज देने वाले लोग लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। फ़ोन कॉल्स, घर आना और धमकियां सब रोज़ाना हो रहा था। इन सब चीज़ों ने रविंद्र को आर्थिक और मानसिक तौर पर तोड़ दिया था। रीना ने आगे बताया कि दबाव के कारण रविंद्र अपना फ़ोन घर पर छोड़कर कहीं चला गया था। पुलिस अब रीना के स्टेटमेंट्स को चेक करती है, जिसमें पुलिस पाती है कि रीना की लगभग सारी बातें सही हैं। इसी वजह से शुरुआती तौर पर पुलिस रीना पर कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लेती और उसे जाने देती है, लेकिन उसे क्लीन चिट अभी भी नहीं मिली होती। पुलिस उस पर सख्ती से नज़र रखे थी। साथ ही पुलिस रविंद्र के आखिरी मूवमेंट्स, वो कहाँ गया, उसकी गाड़ी कहाँ थी, उसका फाइनेंशियल ट्रेल, सब कुछ डिटेल में ट्रेस करना शुरू कर देती है। पुलिस को यहीं पर काफ़ी कुछ चौंकाने वाला पता चलता है। पुलिस जब रविंद्र कुमार की लास्ट मूवमेंट लोकेशंस ट्रेस करती है, तब पुलिस को पता चलता है कि रविंद्र की SUV 500 गाड़ी नोएडा के एक लावारिस पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है। यहीं पर पुलिस के दिमाग में सवाल उठता है, अगर रविंद्र का शव उत्तराखंड के कोटाद्वार में मिला तो उसकी गाड़ी नोएडा तक आखिर कैसे पहुंची। पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि गाड़ी कोई जानबूझकर उत्तराखंड से नोएडा ड्राइव करके लाया है, और जब गाड़ी चली होगी तो रास्ते में कम से कम 1 या 2 टोल प्लाजा क्रॉस तो किए ही होंगे। इसका मतलब CCTV फुटेज ज़रूर मौजूद होगी। पुलिस उत्तराखंड से नोएडा के बीच पड़ने वाले सभी टोल प्लाजास की CCTV फुटेज चेक करना शुरू करती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पुलिस को 2 अलग अलग टोल प्लाजास पर SUV 500 दिख जाती है। फुटेज साफ थी। ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके बिल्कुल बगल में फ्रंट पैसेंजर सीट पर रीना सिंधु बैठी हुई दिख रही थी। यहीं पर रीना का पहला झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि रीना ने पुलिस को पहले बताया था कि वो काफ़ी टाइम से मुरादाबाद में ही थी, लेकिन CCTV फुटेज तो कुछ और ही कह रही थी। अब पुलिस रीना को सिर्फ एक सस्पेक्ट नहीं बल्कि प्राइम सस्पेक्ट मानने लगती है। जब पुलिस को रविंद्र का शव मिला था, तब पुलिस को उसकी जेब से एक छोटी सी रिसिप्ट भी मिली थी। इस पर्ची पर हरिद्वार के गेस्ट हाउस का नाम और डिटेल्स लिखी हुई थी। पुलिस जब उस गेस्ट हाउस से कांटेक्ट करती है तो उन्हें पता चलता है कि 26 मई को रविंद्र इसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। पुलिस तुरंत उस गेस्ट हाउस तक पहुंचती है। वहां के रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं। रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि रविंद्र उस रात वहीं रुका हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब पुलिस को पता चलता है कि रविंद्र के पास वाले दूसरे कमरे में रीना सिंधु और उसके साथ पारितोष कुमार नाम से एक शख्स भी रुका हुआ था। एक ही गेस्ट हाउस, 2 अलग कमरे,
एक तरफ पति और दूसरी तरफ उसकी पत्नी एक गैर मर्द के साथ रात बिता रही थी किसी और कमरे में। अब पुलिस रीना और पारितोष दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाती है। डाटा से पता चलता है कि दोनों के बीच काफ़ी वक्त से लगातार कॉल्स हो रही थी। कॉल सिर्फ ज़्यादा ही नहीं बल्कि काफ़ी लंबी भी होती थी। कभी 20 मिनट, कभी 40 मिनट, कभी 1 घंटे से भी ज़्यादा। सिर्फ कॉल्स ही नहीं, व्हाट्सएप चैट्स भी रिकवर की जाती हैं। चैट्स में रीना सिंधु की कई आपत्तिजनक तस्वीरें भी मिलती हैं। इसका मतलब साफ था, ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का बिल्कुल नहीं था। पुलिस अब मोबाइल टावर लोकेशन डाटा भी मैच करती है। कई अलग अलग डेट्स पर रीना और पारितोष दोनों की लोकेशंस बिल्कुल सेम जगह की निकल कर आती हैं। कभी रीना का घर, कभी मुरादाबाद, कभी हरिद्वार और कभी हाईवे के पास के इलाके हैं। अब पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं, प्रूफ था। गाड़ी का मूवमेंट, सीसीटीवी फुटेज, गेस्ट हाउस रिकॉर्ड्स, कॉल्स, चैट्स और लोकेशन डाटा, सब कुछ एक ही कहानी कह रहा था। रीना सिंधु सिर्फ रविंद्र की पत्नी ही नहीं बल्कि इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट थी। इन्हीं ठोस सबूतों के बेसिस पर पुलिस रीना सिंधु को दोबारा कस्टडी में लेती है। इस बार सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं बल्कि सच निकलवाने के लिए। पुलिस जब रीना सिंधु से एक बार फिर से पूछताछ करती है तो इस बार सवालों का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। शुरुआत में रीना फिर से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि रविंद्र पैसे की टेंशन में था और कहीं चला गया होगा। लेकिन जब पुलिस रीना के सामने एक एक करके सारे सबूत रख देती है तो रीना टूट जाती है और फिर वो पुलिस को सब कुछ सच सच बताना शुरू करती है। रीना बताती है कि रविंद्र कुमार बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब चुका था। बिजनेस लॉस, उधार और कोर्ट के प्रेशर ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसी कर्ज को चुकाने के लिए रविंद्र ने मुरादाबाद के उस घर को बेचने का निर्णय लिया था जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए थी। लेकिन ये बात रीना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। घर बेचने को लेकर दोनों के बीच में रोज झगड़े होने लगे। घर का तनाव और कर्ज का दबाव इतना बढ़ गया कि रविंद्र घर छोड़कर हरिद्वार चला गया। अब रविंद्र अपना ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही बिताने लगा था। इसी दौरान रीना के फिजियोथेरेपी क्लिनिक में पारितोष कुमार अपना इलाज कराने आता है। रीना पारितोष को लगातार 10 दिन की थेरेपी लेने को कहती है। अब पारितोष रोजाना थेरेपी के लिए रीना के क्लिनिक आने लगता है। धीरे धीरे बात थेरेपी से आगे बढ़कर दोनों के बीच नज़दीकियों में बदलने लगती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल होता है, पहले दोस्ती, फिर रोज़ बातें और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ ही वक्त में रीना और पारितोष रिलेशनशिप में आ जाते हैं। घर में रविंद्र नहीं होता था तो रीना और पारितोष घर में थेरेपी सेशंस में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान रीना पारितोष को अपने और रविंद्र के बीच में तनाव के बारे में बताती है। कर्ज, पैसे की दिक्कत, कैसे इन सब से रीना पिछले कुछ वक्त से बहुत तनाव में थी। पारितोष इन सब में रीना की मदद करने को बोलता है तो रीना पारितोष के सामने रविंद्र से पीछा छुड़ाने का प्लान रखती है। रीना पारितोष को बताती है कि घर की कीमत 3 करोड़ रुपए है और रविंद्र के मरने के बाद वो घर बेचकर पारितोष के साथ सेटल हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, रीना पारितोष को पहले 10 लाख रुपए देने का वादा भी करती है। रीना का प्लान सुनकर पारितोष तुरंत मान जाता है। अब जब रविंद्र वापस घर आता है तो रीना पारितोष को अपना राखी भाई बोलकर रविंद्र से इंट्रोड्यूस करवाती है। रीना एक दिन रविंद्र से कहती है कि पारितोष ने अपने घर में एक पार्टी रखी है। इसी बहाने से रीना रविंद्र को पारितोष के घर ले जाती है। वहाँ पहले तीनों खाते पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद पारितोष शराब ले आता है। जानबूझकर पारितोष रविंद्र को बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है जिससे रविंद्र बेसुध हो जाता है। रविंद्र के बेसुध होते ही पारितोष एक फावड़ा लेकर आता है और रविंद्र की छाती और पूरे शरीर पर लगातार 18 बार वार करता है जिससे रविंद्र की वहीं मौत हो जाती है। इस पूरे वक्त के दौरान रीना रविंद्र के पैर पकड़ कर रखती है ताकि वो कहीं भाग ना सके। हत्या के बाद रीना और पारितोष रविंद्र की लाश लेकर हरिद्वार निकल जाते हैं उसे ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन कुछ दिन तक उन्हें लाश को फेंकने का मौका ही नहीं मिलता। इसी दौरान वो एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं जहां पुलिस को गुमराह करने के लिए वो 2 अलग अलग कमरे बुक करते हैं। एक कमरा रविंद्र के नाम से और दूसरा कमरा रीना के नाम से। जब तक लाश को ठिकाने नहीं लगाते रीना और पारितोष वहीं रुकते हैं और इसी दौरान दोनों वहाँ भी कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। आखिरकार उन्हें एक दिन मौका मिलता है और वो रविंद्र की लाश को कोटाद्वार की खाई में फेंक देते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से वापस लौट जाते हैं। रीना पुलिस को ये भी बताती है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए रविंद्र की SUV 500 गाड़ी नोएडा के एक अनजान पार्किंग लॉट में खड़ी करी गई थी। पुलिस कुछ दिनों बाद पारितोष को भी अरेस्ट कर लेती है। शुरुआत में पारितोष कुछ भी बोलने से मना कर देता है
लेकिन जब उसे पता चलता है कि रीना पहले ही सब कुछ पुलिस को बता चुकी है तो पारितोष भी पूरा सच उगल देता है और दोनों के स्टेटमेंट्स बिल्कुल मैच कर जाते हैं। पुलिस अब इस केस को कोर्ट में पेश करती है। पुलिस दोनों पर आईपीसी सेक्शन 302 हत्या, सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 201 सबूत मिटाना और सेक्शन 34 एक ही मकसद से साथ में हत्या करना, ये सारी आईपीसी की धाराएं लगाती है। इन सब धाराओं के साथ रीना और पारितोष को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। रही बात रविंद्र की प्रॉपर्टी की, तो रविंद्र ने रीना सिंधु से शादी तो की थी, लेकिन उसने अपनी पहली पत्नी आशा कुमारी से कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया था। इसका सीधा मतलब ये होता है कि लॉ के हिसाब से रीना रविंद्र की लीगल वाइफ नहीं मानी जाती। इसी वजह से रविंद्र की पूरी प्रॉपर्टी, जिसमें मुरादाबाद का लगभग 3 करोड़ रुपए का वो घर भी शामिल है, उस पर रीना का कोई लीगल हक नहीं बनता। कानून के मुताबिक ये पूरी प्रॉपर्टी रविंद्र की पहली पत्नी आशा कुमारी और उसके बेटे हर्षित को दे दी जाती है। फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।